अच्छा, तो स्टार्ट कर देते हैं आज का सेशन पाइटॉर्च के ऊपर ही। ये चौथा लेक्चर होने वाला है हमारा पाइटॉर्च के ऊपर। अगेन ये चीज़ हमने पढ़ ली है। 2 दिन लगातार हमने इसके ना स्ट्रक्चर को पढ़ा है। तो हम क्विकली रिवाइज करेंगे बस कि स्ट्रक्चर क्या होता है। पाइटॉर्च है, ठीक है। पाइटॉर्च के अंदर फर्दर 2 मॉड्यूल्स आते हैं आपके, ठीक है। 2 फर्दर कैटेगरीज आ गई हैं, टॉर्च और टॉर्च वीएन। टॉर्च आपका क्या कर रहा है, रिलेटेड टू न्यूरल नेटवर्क, ठीक है। टॉर्च वीएन आपका रिलेटेड टू क्या कहते हैं, टॉर्च वीएन आपका रिलेटेड टू कंप्यूटर वीएन, टॉर्च रिलेटेड टू न्यूरल नेटवर्क, ठीक है। टॉर्च वीएन के अंदर 3 फर्दर आपके अंदर डिवाइड हो रहे हैं डेटा सेट्स के अंदर। आपका डेटा सेट्स के अंदर पड़े हुए होंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा सेट लाइक एमनेस्ट, साइफर 10। अगेन मॉडल्स और ट्रांसफॉर्म्स। मॉडल के अंदर आपके डिफरेंट टाइप के हो आप, ठीक है। टॉर्च फर्दर 3 में डिवाइड हुआ है। एनएन, जो कि न्यूरल नेटवर्क बनाने में काम आती है चीजें। ऑप्टिम, ऑप्टिमाइजर, कि यार मेरे पास लॉस कंप्यूट हो गया, मैं वेट्स को अपडेट किस ऑप्टिमाइजेशन मेथड के साथ करूंगा, ठीक है। यूटिल डॉट डाटा, आपका डाटा के साथ प्ले अराउंड करता है। डाटा के जो बैचेस हमने बनाए थे उसको लोड करके लेकर आता है डाटा लोडर। किसकी मदद से? डाटा सेट की क्लासेस की मदद से, ठीक है। क्लियर? ये बातें मैंने बिल्कुल फास्टली रिपीट करती हैं, ये बातें हम 2 दिनों से पढ़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? क्लियर? बढ़े आगे? ठीक है। नेक्स्ट स्टेप हम मूव करते हैं। गिव मी अ सेकेंड। ओके, नेक्स्ट हम मूव करते हैं। अगेन क्विकली रिवाइज करूंगा जो हमने चीजें पढ़ ली हैं, उन्हीं चीजों को, ठीक हो गया। क्विकली क्विकली रिवाइज कर लेंगे हम चीजों को ताकि आइडिया हो जाए। हमने जब भी डीप लर्निंग के रिलेटेड कोई काम करना है उसके कुछ स्टेप्स होंगे। वो स्टेप्स ये हैं आपके पास। स्टेप्स क्या आ रहे हैं आपके पास? आपने सबसे पहले काम क्या करना है, डाटा को अपने प्रोग्राम में डाउनलोड करके ले आना है। उसके ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करनी है। उसको फर्दर बैचेस में डिवाइड कर देना है। फिर न्यूरल नेटवर्क अपना बनाना है। उसके बाद अपना लॉस फंक्शन डिफाइन करना है कि मैंने कौन से लॉस के बेसिस के ऊपर काम करना है, ठीक है। लॉस फंक्शन डिफाइन करने के बाद ऑप्टिमाइजर डिफाइन करना है कि आपने कौन सा ऑप्टिमाइजर यूज करना है। ग्रेडियंट डिसेंट एडम कौन सा करना है, ठीक है। डाटा लोडर बनाना है जो कि लोड करके लेकर आ रहा होगा। डाटा लोडर बनाने के साथ साथ आपने डाटा सेट क्लास बना लेनी है अगर आप अपना डाटा यूज कर रहे हैं। अगर आप डाटा सेट की क्लास में तो डाटा सेट यूज कर रहे हैं तो डाटा सेट क्लास बनाने की कोई जरूरत नहीं है। तो मैं फास्ट फॉरवर्ड जाऊंगा, ये चीजें हमने पढ़ ली थी, डेप्थ में पढ़ लेते हैं। फिर अपना एक लूप लिखना है जिसके अंदर सारा ट्रेनिंग का प्रोसेस हो रहा होगा, ठीक है। लूप के अंदर क्या प्रोसेस हो रहा होगा? फॉरवर्ड पास, ठीक है। लॉस कंप्यूट, बैकवर्ड पास, ठीक है। तो लूप बनाना है। लूप बनाने के बाद अपना जो डाटा आया हुआ होगा वो आपने न्यूरल नेटवर्क को देते रहना है बैचेस की सूरत में। डाटा है न्यूरल नेटवर्क को दिया, डाटा है न्यूरल नेटवर्क को दिया। न्यूरल नेटवर्क क्या करेगा? फॉरवर्ड पास करेगा, लॉस कंप्यूट करेगा, ऑप्टिमाइजर से बैकवर्ड पास करेगा, ठीक हो गया। अगर लॉस ज्यादा आया होगा बैकवर्ड पास करके क्या कर देगा वो? अब वेट्स को अपडेट कर देगा। बैकवर्ड पास किया, वेट्स आ गया, अपडेट कर दिया। फिर फॉरवर्ड पास किया, फिर लॉस निकाला, फिर बैकवर्ड पास किया, वेट अपडेट किया। तब तक करता रहेगा जब तक आपका लॉस मिनिमाइज ना हो जाए, ठीक है। उसके बाद हमने देख लिया था कि ये यहाँ तक क्लियर। ये बार बार मैंने क्या बताने का मकसद ये है कि इसको हम आज तीसरे दिन पढ़ रहे हैं चीजों को। जब हमने लाइब्रेरी सारी डाउनलोड इंपोर्ट कर ली थी प्रोग्राम के अंदर। क्या क्या लाइब्रेरीज थी? लाइक टॉर्च, ये सारी लाइब्रेरीज हमने प्रोग्राम कर डाउनलोड कर ली थी, इंपोर्ट कर ली थी, लाइक, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया था? एक सेकेंड। खैर, उसके बाद हमने डाटा को डाउनलोड किया था। अगर हमने अपना डाटा यूज करना है तो हम अपना भी कर सकते हैं, फाइल का पाथ देकर ले आएंगे डाटा, ठीक है। दूसरा, अगर हमने डाउनलोड करना होगा तो डाउनलोड कर लेंगे। कैगल से करना होगा, कैगल से भी कर सकते हैं। डाटा सेट्स क्लास से भी कर सकते हैं। ये डाउनलोड कर रही है आपकी कोड। इसके हम कह रहे हैं कि यहाँ पे जाके रख दो इसको, ट्रेनिंग डाटा ले आओ। ट्रेन और स्प्लिट, टेस्ट में स्प्लिट होता है डाटा। मैं फास्ट इसलिए कर रहा हूँ कि हमने चीजें पढ़ ली थी, ठीक है ना। रिएक्शन कहते हैं, ठीक हो गया।
तो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर दी है मैंने इसके ऊपर डिफरेंट तरह के, टू टेंसर में करती है और नॉर्मलाइज करती है। मैं क्या कर रहा हूँ, इसके बैचेस को लोड कर रहा हूँ फर्दर। ठीक है, फर्दर मैं क्या कर रहा हूँ, बैचेस लोड कर रहा हूँ, डाटा लोडर बना रहा हूँ, मैं ट्रेन लोडर बनाता हूँ, टेस्ट लोडर बनाता हूँ। अभी तक मैंने सिर्फ ट्रेन लोडर बनाया है, ठीक हो गया। उसके बाद मैंने अपना न्यूरल नेटवर्क बना लिया। न्यूरल नेटवर्क में मैंने अपना पहला काम क्या किया कि मुझे सबसे पहले कंस्ट्रक्टर बनाना था। कंस्ट्रक्टर में जितने मर्जी वेरिएबल्स इनपुट कर सकता हूँ। इस केस में मैं इनपुट और आउटपुट इनपुट कर रहा हूँ। ठीक है, लेयर्स बना ली, फॉरवर्ड पास बना दिया। इतना ही करना है आपने न्यूरल नेटवर्क में, बैकवर्ड पास का फंक्शन आपने नहीं लिखना। ठीक है, आपने बस फॉरवर्ड पास का फंक्शन लिखना है। फिर आपने डिवाइस इनिशियलाइज कर दी। क्यों करनी है डिवाइस इनिशियलाइज, आपने चेक करना है कि यार जीपीयू अवेलेबल है आपका, तो हम जीपीयू यूज करेंगे। अभी से पता कर रहे हैं कि आपने डिवाइस चेक चेक कर रहे हैं कि आपने डिवाइस यूज कौन सी करनी है। क्यों चेक कर रहे हैं, इसको मेक श्योर करने के लिए कि आपका डाटा और आपका मॉडल एक ही डिवाइस के ऊपर पड़ा हो। लाइक सीपीयू है तो सीपीयू पे, जीपीयू है तो जीपीयू पे। अगर नहीं पड़ा होगा तो आप देखिएगा ऐसे एरर आएंगे तो आपकी जिंदगी हराम कर देंगे एरर्स। ठीक है, उसके बाद वेरिएबल्स को इनिशियलाइज किया हमने। वेरिएबल्स में क्या किया, ठीक है, मैं साथ साथ देख रहा हूँ आप लोगों के रिएक्शन। वेरिएबल्स में क्या किया, इनिशियलाइजेशन में इनपुट साइज, नंबर ऑफ क्लासेस, नंबर ऑफ ई बॉक्स क्या होते हैं हम देखते हैं। इनपुट साइज क्या है कि जितना मैं इनपुट दूंगा न्यूरल नेटवर्क को। नंबर ऑफ क्लासेस क्या है, जितना मेरा आउटपुट आएगा। ठीक है, आउटपुट के नंबर ऑफ क्लासेस क्या बता रही है कि मैं 10 क्लासेस के अंदर कह रहा हूँ प्रेडिक्शन। नंबर ऑफ ई बॉक्स हम देखते हैं, 12 देखते हैं, पहले भी देखा था। लर्निंग रेट, लर्निंग रेट आप लोगों को पता है कि कितने स्टेप काउंट होगा। उसके बाद इनिशियलाइज कर दिया हमने न्यूरल नेटवर्क को। यहाँ तक क्लियर, बड़े आगे। ठीक है, इनिशियलाइज कर दिया न्यूरल नेटवर्क को, मॉडल बना लिया मैंने और उसको टू डिवाइस कर दिया। टू डिवाइस करना लाजमी है। टू डिवाइस क्या करेगा, आपका मॉडल और आपका डाटा एक ही डिवाइस के ऊपर कर देगा। डिवाइस कौन सी होगी, जो हमने अभी निकाली थी ऊपर। ठीक है, इनिशियलाइज क्राइटेरियन और ऑप्टिमाइजेशन, ऑप्टिमाइजर क्राइटेरियन क्या है, लॉस फंक्शन हमने बताना है कौन से। वो सारी चीजें किसमें पड़ी हुई है, एनएन के अंदर हमने देखा था। एनएन के अंदर फंक्शनल के अंदर क्या पड़े हुए थे, एक्टिवेशन फंक्शंस। अगेन बताएं, आप लोग नोट्स बना रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं। ठीक है, आप क्राइटेरियन और ऑप्टिमाइजर आपने बता देना कि आपने कौन सा यूज करना है। ऑप्टिमाइजर इन दिस केस में एडम कर रहा हूँ, मैं स्टैंडर्ड ग्रेडियंट डिसेंट भी कर सकता था। ठीक है, मेरा अपनी मर्जी है। तो ग्रेडियंट डिसेंट हमने पढ़ा था, एडम हम कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह। फाइनल लूप, इस लूप में आपका सारा काम होगा। इस लूप के अंदर आपका सारा काम होने वाला है, मैं आपको दिखा देता हूँ क्या है। पहले क्या कर रहे हैं हम, अभी ऊपर वाली दो लाइनों को छोड़ते हैं, नीचे फोर लूप से आ गए। ठीक है, लूप का काम करके दे रहा हूँ, लूप ये काम करके, बल्कि मैं इसको अलग ही कर देता हूँ ताकि आपको ना कंफ्यूजन ना हो। Give me a second। ठीक है, मैं इसको ना अलग कर दिया, एक सेकेंड। फाइनल लूप, इसके अंदर आपका सारा काम होना है। इस लूप के अंदर फाइनल लूप है ना, ठीक हो गया। इस लूप के अंदर आपका ए टू जी काम होगा। ये क्या कर रहा है, फॉर epochs इन रेंज नंबर ऑफ epochs। सबसे पहले हमने क्या डिफाइन कर देना है कि नंबर ऑफ epochs कितनी होंगी। ठीक है, नंबर ऑफ epochs का वेरिएबल हमने डिफाइन कर देना है यहाँ पे। नंबर ऑफ epochs हमारी कितनी हो रही होंगी। अब epochs क्या होता है, मैं epochs का ना बड़ा संभल के ठहर के आपको बताऊंगा कि epochs क्या होता है। epochs का मतलब होता है कि कितनी बार आपका मॉडल आपके डाटा को देखेगा। सिंपल वर्ड्स में बताता हूँ कि हमारे पास लेट से 1 लाख इमेजेस थी। अब 1 लाख इमेजेस हम न्यूरल नेटवर्क को नहीं दे रहे थे, हम क्या कर रहे थे, उसके बैचेस बना रहे थे। बैचेस बना रहे थे, तो वो क्या कर रहा था, लूप में हर बैच को न्यूरल नेटवर्क को दे रहा था। लूप लगा हुआ था, पहले पहला बैच देगा, फिर दूसरा बैच देगा, फिर तीसरा बैच देगा, जब तक देता रहेगा जब तक बैचेस कंप्लीट नहीं होंगे। ठीक है, इपॉक्स क्या कर रहा है, एक बार तो आपका बैच कंप्लीट, सारे बैचेस कंप्लीट हो गए हैं, उसके बाद फिर एक और मरतबा इसको करो। तीन होंगे तो तीसरी मरतबा करो। फॉर द रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ कि मेरे पास 100 पेपर्स हैं। ठीक है, मैं क्या करूंगा,
100 पेपर्स मैंने चेक कराने हैं। लेट्स से मैं कहता हूँ कि यार मुझे 100 पेपर हमजा से चेक करवाने हैं। ठीक है, मैंने क्या किया, 100 पेपर्स के 10 बैचेस बना लिए। मैं एक लूप लगाऊंगा जिसके अंदर क्या हो रहा होगा, 10 पेपर पहले जाएंगे हमजा के पास, हमजा पेपर चेक कर लेगा। फिर 10 पेपर जाएंगे हमजा के पास, ये लूप चलेगा जब तक कि सारे पेपर हमजा चेक ना कर लिया। ठीक है, ये एक ईपॉक हो गया। मैं कहूंगा हमजा तुमने चेक कर ली है ना इन पेपर्स को, इसको दोबारा चेक करो, इसी फॉर्मेट पे इसी बैचेस के अंदर। अब हमजा दोबारा चेक करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ ईपॉक्स 2 हो गए। तो मैं कहता हूँ यार हमजा तुमने 2 बार चेक कर लिया है ना सारे सारे सब कुछ, तीसरी बार फिर करो। तो ये होते हैं नंबर ऑफ ईपॉक्स। ये कितनी बार सारा डाटा आपका मॉडल देखेगा। क्लियर? क्लियर? ठीक हो गया, नंबर ऑफ ईपॉक्स आपके डिफाइन हो गए कि क्या कर रहे होते हैं नंबर ऑफ ईपॉक्स। अब क्या कर रहे हैं, पहले मैं ईपॉक्स डिफाइन कर दूंगा, जितने ज्यादा ईपॉक्स होंगे मोस्ट प्रोबेबली हम इसको भी देखेंगे ज्यादा ईपॉक्स से क्या ताल्लुक होता है। ठीक हो गया, पहले मैंने ईपॉक्स बता दिया। अब दूसरा लूप किसका चलेगा, दूसरा लूप चल रहा होगा यार आपका जो बैचेस बनाए हुए थे हमने। पहला लूप तो ईपॉक्स का चलेगा कि पहला ईपॉक है, पहले ईपॉक के अंदर दाखिल हुए, अब पहले ईपॉक आ गया। अब ये सारा डाटा मॉडल को बार बार जाएगा जो बैचेस में था। अब दूसरा लूप क्या कर रहा है, इमेजेस ले रहा है, लेबल्स ले रहा है, किस में से, इनुमरेट फंक्शन को कॉल किया तो वो ट्रेन लोडर को कॉल कर रहा है। अब ट्रेन लोडर उठा के सारी इमेजेस इन द फॉर्म ऑफ बैचेस किसको देगा, इमेजेस को और लेबल्स को। ठीक है, बारी बारी उठा के बैचेस के अंदर जब जब तक ये लूप चलता रहेगा। ये लूप चला रहे हैं, पहला बैच उठाया, पहले बैच के अंदर इमेज और लेबल्स पड़े हुए थे। ठीक है, इनुमरेट मतलब कि इसको बैच बाय बैच तक असाइन करती है, इमेजेस को भी लेबल को भी इनुमरेट इनुमरेट कर रहा है चीजों के ऊपर से। इन सिंपल टर्म्स, ट्रेन लोडर गया, एक बैच उठाया, बैच उठा के इनको दे दिया। फिर अगला लूप चला, फिर ट्रेन लोडर गया, बैच उठाया, बैच उठा के इसको दे दिया। ठीक है, अब बैच के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, डाटा सेट के अंदर क्या क्या चीजें पड़ी हुई थी, डाटा था और लेबल था ऑब्वियसली। तो इमेज डाटा को हमने कह दिया इमेज, मैं डाटा भी लिख सकता हूँ यहाँ पे, ऑब्वियसली ये मेरा अपना वेरिएबल है। इमेजेस लिख दिया और लेबल्स लिख दिया उसको। ठीक है, अब इन दोनों को मैंने क्या कर दिया, डिवाइस के ऊपर कर दिया। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन हो तो बताएं। अब आप बताएं मैंने टू डिवाइस के ऊपर एक, दोनों को डिवाइस के ऊपर क्यों किया है। है ना। सर वो एक ही सिस्टम पे या तो सीपीयू पे रखना है या जीपीयू पे रखना है, इसलिए कि एक बिल्कुल तरफ ही जो भी उसका होना सोल्यूशन वही हो। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसको एक ही जगह के ऊपर रख दिया। ठीक हो गया, अब मैंने क्या किया, इमेजेस को रीशेप किया इनपुट साइज के हिसाब से। इनपुट साइज हमने ऊपर 20 बाई 28 का दिया था, 784 का, याद करें तो। ये देखिए ना, एक सेकेंड, 784 का इनपुट साइज दिया था। ठीक है, तो हमने क्या किया, 784 28 बाई 28 दूसरा पैरामीटर -1 का मतलब क्या था कि वो खुद ही इसमें वैल्यू इनपुट कर देगा जितने डायमेंशन के हिसाब से, हमने ये पढ़ा था पहले। ठीक है, अगेन दोबारा रिपीट करता हूँ, रीशेप क्या करते हैं, जो भी आप उसको वैल्यू दोगे ना, उस बेस के ऊपर मैट्रिक्स को रीशेप कर देगा। लेट्स से अगर मेरा 3 बाई 3 का मैट्रिक्स है, 3 बाई 3 का 9 है ना, तो मैं उसको लेट्स से 3 बाई 3 के मैट्रिक्स को, या इसको आसान करते हैं, 2 बाई 2 के मैट्रिक्स को 4 बाई 1 का भी बना, जो भी डायमेंशन मैच हो रही हो। ठीक है, बना सकता हूँ मैं। तो 28 बाई 28 मैं इसको, इमेजेस और डाटा जो है ना हमारा, इमेजेस जिसको मैंने देना है यार, ये लो मॉडल को, मॉडल को उसी फॉर्मेट पे दूंगा ना जो उसका इमेज साइज होगा। हमने भी क्या पैरामीटर पास किया है मॉडल को, इमेज इनपुट का। तो इनपुट हमने लेयर बनाई हुई है जो कि कितने एक्सेप्ट करती है, 724। तो मैंने इमेज को रीशेप किया पहले, कंपैटिबल होगी तभी तो वो एक्सेप्ट करेगा ना न्यूरल नेटवर्क। ठीक है, तो यहाँ तक मैंने अभी तक रीशेप किया कंपैटिबिलिटी के लिए, ताकि वो न्यूरल नेटवर्क उसको एक्सेप्ट कर ले, क्योंकि पहली लेयर के हमारे जो साइज होगा उसके हिसाब से हमने भेजना है अपने डाटा को। जाहिर है ना कि न्यूरल नेटवर्क का जो शेप होगी उस शेप के हिसाब से हमने डाटा भेजना है। फॉरवर्ड पास किया, मॉडल के अंदर आपने इमेजेस दे दी हैं, दैट्स इट। ठीक है,
मॉडल हमारा क्या था, न्यूरल नेटवर्क था। मॉडल के अंदर अगर आप डायरेक्ट इमेज देंगे ना तो बैकएंड के ऊपर फॉरवर्ड फंक्शन कॉल हो जाएगा। मॉडल डॉट फॉरवर्ड भी लिख सकते हैं, लेकिन ये बैकएंड के ऊपर फॉरवर्ड ही कॉल हो रहा है। अब फॉरवर्ड फंक्शन कॉल होता है या फॉरवर्ड प्रोपोगेशन होती है तो हमारे पास प्रिडिक्शन आ जाती है। जाहिर है जब हम फॉरवर्ड पास करते हैं तो हमारे पास एक प्रिडिक्शन आ जाती है। फिर हम उसका लॉस फाइंड करते हैं। लॉस फाइंड किसके दरमियान करते हैं कि मेरा प्रिडिक्शन प्रिडिक्टेड क्या था और मेरा एक्चुअल क्या था, इसके दरमियान लॉस फाइंड करके दे दो मुझे। लॉस किस तरह फाइंड होगा, असल और जो आपका सवाल है इसी के दरमियान फाइंड होगा ना कि लॉस कितना है। कि मेरे पास असल आंसर है और दूसरा मेरे पास आंसर क्या है, गलत, जो प्रिडिक्ट किया है बच्चे ने निकाला है या किसी ने भी निकाला है, मशीन ने निकाला है जिसके। अगर आप टेस्ट भी कर रहे होते हो तो आप इससे करते हो ना कि असल आंसर के साथ दूसरा बच्चे का रिस्पॉन्स को चेक करते हैं, फिर अगर सही है तो मार्क्स से देते हैं, नहीं है तो नहीं देते। तो लॉस किस में कंप्यूट होता है, प्रिडिक्शन के अंदर और लेबल्स के अंदर, मतलब प्रिडिक्शन के अंदर और एक्चुअल के अंदर, प्रिडिक्टेड और एक्चुअल के अंदर। तो हमने प्रिडिक्शन की, फॉरवर्ड पास किया, इससे प्रिडिक्शन आ गई हमारे पास, फिर लॉस कैलकुलेट कर लिया। ठीक है। ऑप्टिमाइजर डॉट जीरो ग्रेड क्या होता है मैं बताता हूँ, यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट, ऑप्टिमाइजर जो जीरो ग्रेड पता है करते हैं, आपके सारे वेट्स को ना जीरो कर देते हैं। प्रोग्रामिंग के अंदर ये कन्वेंशन जरूर होती है कि यार अगर आप कोई भी वेरिएबल को यूज करने लगते हो ना तो उसकी वैल्यू जीरो कर दो। क्यों, क्योंकि गार्बेज वैल्यू भी बड़ी हो सकती है। तो वो क्या करेगा, गार्बेज वैल्यू अब क्या होती है, गार्बेज वैल्यू ये होती है कि जब मेमोरी के ऊपर कोई भी फालतू लफ्ज पड़ा हुआ होता है, बैकएंड के ऊपर क्या जाते हैं, प्रोग्राम जाते हैं, ठीक है, मेमोरी के ऊपर से चीज उठा के लेकर आ रहा है। मेमोरी, फिजिकल मेमोरी जो आपकी है, ठीक है, जो उधर से चीज उठा कर लेकर आ रहा है। तो कुछ भी पड़ा हो सकता है, तो हम उसको जीरो इनिशियलाइज कर देते हैं। तो ऑप्टिमाइजर डॉट जीरो ग्रेड का कह रहा है, ग्रेड के आपका सारे वेट्स को जीरो कर देगा। लॉस्ट डॉट बैकवर्ड किया तो आपके सामने सारे वेट्स की वैल्यूज आ गए, बैकवर्ड प्रोपगेशन हो गया इन सिंपल टर्म्स। ऑप्टिमाइजर डॉट स्टेप्स क्या करेगा, आपके वेट्स को अपडेट कर देगा। फिर फॉरवर्ड पास होगी, फिर ऑप्टिमाइजर जीरो होंगे, मतलब फिर फॉरवर्ड पास होगी, फिर लॉस कैलकुलेट होगा, फिर ऑप्टिमाइजर जीरो होंगे, फिर बैकवर्ड पास होगी, फिर अगेन वेट्स अपडेट होंगे, और ये लूप चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन हो तो बताएं। कोई कंफ्यूजन है तो बताएं। क्लियर। सर जब ऑप्टिमाइजर लगा लेंगे उसके बाद वो पिछला ऑप्टिमाइजर से कंपेयर करेगा या नहीं करेगा कि मेरे पास जो सोल्यूशन है वो सही आए या नहीं? ऑप्टिमाइजर ग्रेडियंट डिसेंट क्या था, ऑप्टिमाइजर था वो क्या करता था, थीटा की वैल्यू किससे अपडेट करता था, थीटा माइनस स्लोप, इस तरह करता था अल्फा स्लोप। तो उसका पिछले ऑप्टिमाइजर से क्या ताल्लुक, ठीक है ना। इसका पीछे ये चीजें बड़ी हुई हैं, उसको इजी सी नोट होगा। हमारा ग्रेडियंट डिसेंट क्या था, थीटा को किससे अपडेट करता है, थीटा इज इक्वल टू थीटा माइनस अल्फा। अल्फा क्या था, लर्निंग रेट था, उसकी स्लोप, दैट्स इट। वो नया चीजें उसको अपडेट करता रहेगा, इससे आपकी ना क्या कहते हैं, वैल्यूज अपडेट होती रहेंगी। हमारे पास ऐसी वैल्यूज आती रहेंगी, पहले लेट्स से दो, वेट की वैल्यू दो थी, फिर तीन आ गए, फिर चार आ गए, इससे ऐसी वैल्यूज आएंगे जिससे लॉस कम होता रहेगा। वैल्यूज चेंज होती जा रही है, लॉस कम होता जा रहा है। ऑप्टिमाइजर का ये काम होता है, ऑप्टिमाइज कर रहा है ना। ऑप्टिमाइजर से क्या जहन में आ रहा है आपको, एक चीज वो ऑप्टिमाइज करके दे रहा है आपको। ठीक है। अब आपके सामने प्रॉब्लम पता है क्या आती है, एक मेजर प्रॉब्लम होती है मशीन लर्निंग के अंदर, डीप लर्निंग के अंदर, मॉडल की ट्रेनिंग की। लाइक आप ना मॉडल को ट्रेन करेंगे ना तो आपको ना घंटों घंटों ट्रेन कर रहे होंगे उसको, मॉडल को, अगर बड़ा मॉडल होगा तो। ठीक है। इससे क्या मुराद है, घंटों घंटों ट्रेन कर रहे होंगे। कि जब ट्रेनिंग का प्रोसेस होता है ना तो ये आपका ना बड़ा हेक्टिक प्रोसेस होता है। अब तो आप दो इपॉक चला लेंगे, तीन इपॉक चला रहे होंगे, लेकिन जब आप बड़े लेवल का डाटा ट्रेन कर रहे होंगे तो नंबर ऑफ इपॉक्स भी ज्यादा होंगे। बार बार उसको डाटा के ऊपर ट्रेन कर रहे होंगे, साथ ग्राफ्स बना रहे होंगे। जहाँ पे हमारा ग्राफ सीधा हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, हमजा बताएं।
इस तरह देखे ना, मेरे पास ग्राफ है मेरे पास। ग्राफ की वैल्यू जाए जा रही है, जाए जा रही है, जाए जा रही है, एकदम से सीधी हो गई। इसका मतलब क्या है? वैल्यू जा रही है, सीधी हो गई एकदम से। तो जो ट्रेनिंग होगी थी वो पूरी होगी, उसमें चेंजेस वैल्यूज में वेट्स में कोई नहीं हुआ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक और उसने ट्रेनिंग कर ली है, वो इपॉक्स चले जा रही है, लेकिन उसके वो मॉडल ट्रेन नहीं हो रहा। ठीक है, उसकी बेस्ट वैल्यूज आ चुकी हैं, इपॉक्स से आने का फायदा ही नहीं है। मिनिमम लॉस उसका निकल चुका है। इससे मिनिमम लॉस हो ही नहीं सकता उसका। ठीक है, जिससे ग्राफ में स्टीपनेस आना शुरू हो जाए ना, हम फिर इपॉक्स रोक लेते हैं उसके। ठीक है। लेकिन मसला यही है कि ऐसा भी होगा, मैंने 10-10 20-20 घंटे ट्रेनिंग की हुई है एक मॉडल की। होगा, आप भी करेंगे, अगर आपके पास बेहतरीन किस्म के जीपीयूज नहीं है। ठीक है। तो बड़े बड़े सिस्टम्स के ऊपर ये होते हैं। बड़ा बड़ा आप सिस्टम क्रिएट करेंगे ना, तो आपको ट्रेन करना पड़ेगा मॉडल को, तो मॉडल ट्रेन हो रहा होता है ना। तो अब आप ना ये करेंगे ना, अगर आप मॉडल को सेव नहीं किया होगा, तो आप रिफ्रेश करेंगे ना, तो मॉडल गायब। खुदा ना खास्ता एक बच्चा आता है, कहता है मैंने 10 घंटे ट्रेनिंग की है। मैं कहता हूँ कि चेक करें कितनी ट्रेनिंग की है, और आपका ब्राउजर रिफ्रेश हो गया हो, तो वो ट्रेनिंग 10 घंटे की गई आपकी। तो उससे के लिए बचने के लिए आप लोग मॉडल को सेव करते हैं। मॉडल को सेव करने से मुराद आप ड्राइव पे उस मॉडल को रख लेते हैं। फर्दर जब भी हमें जरूरत होगी, हम उसको कॉल करके बुला लेंगे। ठीक है। मॉडल को सेव करने के लिए ये कोड है कि import ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम। ओएस आपका फाइल के रिलेटेड काम कर रहा होता है। ठीक है। एक डायरेक्टरीज बनाने के, फाइल्स के फोल्डर्स एक्सेट्रा। और वो कह रहा है कि पहले क्या कह रहा है, मॉडल डॉट सेव डायरेक्टरी, एक सेव डायरेक्टरी बना लो। ठीक है, अगर डायरेक्टरी नहीं बनी हुई पहले, तो क्रिएट कर दो। ठीक है। डायरेक्टरी का ये पाथ दे रहे हैं, और नीचे कह रहे हैं कि अगर ये डायरेक्टरी नहीं बनी हुई ना ड्राइव के अंदर, तो ऐसी एक डायरेक्टरी बना दो। डायरेक्टरी फोल्डर हो जाते हैं। बेसिकली हम अपना जो मॉडल हमने ट्रेन किया ना, यहाँ पे ये जो लूप चल रहा है, इस पर ट्रेनिंग हो गई है आपकी। ठीक है ना। ट्रेनिंग क्या करती है? ट्रेनिंग फॉरवर्ड प्रोसेस करती है, लॉस कंप्यूट करती है, बैकवर्ड प्रोसेस करती है, और वेट्स को अपडेट करती है। यही करती है ऑप्टिमाइजर के जरिए। ठीक है। अब सेव मॉडल को सेव करने के लिए हमने क्या करना है, ओएस डॉट पाथ डॉट ज्वाइन, उसके लिए मॉडल का पाथ दे देना है, और क्या कहते हैं, आपने मॉडल की फाइल का नाम दे देना है। ठीक हो गया। मॉडल डॉट सेव कर देना है, और आपने प्रिंट कर देना का मॉडल सेव हो चुका है। अब इसका फायदा क्या होगा अगेन? इसका फायदा यही हो रहा होगा कि यार, अगर आपने 10 घंटे की, 20 घंटे की, 50 घंटे की भी ट्रेनिंग की है, डजेंट मैटर के, आपका मॉडल कहीं पे भी नहीं जाता, सेफ हाथों में। ठीक है, कोई कंफ्यूजन हो तो बताएं। अब साथ साथ रिवाइज कर रहे हैं पुराने कॉन्सेप्ट्स। मैंने आपसे कहा था कि मैं पूछूंगा फिर। किस किसने किए हैं रिवाइज पिछले कॉन्सेप्ट? अरे सॉफ्टवेयर किसके ऊपर अप्लाई होते हैं, हमसे आप बताएं। सॉफ्टमैक्स, हाँ, मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन पे। ठीक है। अगर मैं न्यूरल नेटवर्क की आखिरी लेयर के ऊपर कोई एक्टिवेशन फंक्शन ना लगाऊं, तो दो केसेस होते हैं, दोनों डिफाइन करें। सो कहना आप करें। वह न्यूरल नेटवर्क है। उससे पहले राफे आप बताएं कि मैं एक्टिवेशन फंक्शन लगाता क्यों? एक्टिवेशन फंक्शन क्या होता है, और मैं क्यों लगाता हूँ उसको? एक्टिवेशन फंक्शन। फातिमा आप बताएं।
एक्टिवेशन फंक्शन हम क्यों अप्लाई करते हैं? तो कहना आप बताएं। ठीक है, नॉन लीनियरिटी के लिए बेसिक एक्टिव नॉन नॉन लीनियरिटी के लिए बेसिक एक्टिवेशन फंक्शन का मकसद ये होता है ट्रांसफॉर्म करना, जिसमें नॉन लीनियरिटी भी आ जाती है, लेकिन मकसद उसका ये होता है कि ट्रांसफॉर्म करना। ठीक है, जरूरी नहीं है राफे। एक्टिवेशन का फंक्शन काम ये करता है, एक्टिवेशन आपके डाटा का नॉन लीनियर करता है। ठीक है, एक ये एग्जांपल, बेसिकली उसका काम होता है ट्रांसफॉर्म करने के लिए। कल भी रिपीट किया था मैंने, कल भी यही सवाल, एग्जैक्ट सवाल पूछा था, मजे की बात है। कल यही एग्जैक्ट सवाल पूछा था कि एक्टिवेशन फंक्शन क्या करता है। टू बी ऑनेस्ट कोई फायदा नहीं होने वाला आप लोगों को अगर आप कॉन्सेप्ट रिवाइज करके नहीं आएंगे। जिसने रिवाइज किए होंगे उसी को फायदा होगा बस, और उसका नजर भी आ जाएगा उसने रिवाइज किया। ठीक है, तो आप अपना ही टाइम वेस्ट कर रहे हो। अगेन, एक्टिवेशन फंक्शन हम करते हैं डाटा को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। ट्रांसफॉर्म क्यों करते हैं? ताकि यार अगर मेरे पास, लेट्स से मैं क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ, मेरे क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम के अंदर क्लासेस आ रही है कैट, डॉग और पेंगुइन। ठीक है, तो मेरे पास आउटपुट क्या आ रहा है न्यूरल नेटवर्क से? जी कंप्यूट किया तो मेरे पास आउटपुट आ गया, लेट्स से 900। तो 900 मुझे किस तरह बताएगा कि यार ये क्लास कौन सी है, कैट की है, डॉग की है, या किसकी है? मैं उसको डाटा को ट्रांसफॉर्म करूंगा, ट्रांसफॉर्म करके एक स्पेसिफिक रेंज के अंदर लेकर आऊंगा, या कुछ कुछ इसके ऊपर ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन लगाऊंगा कि यार मेरे पास रिजल्ट आने के चांसेस बढ़ जाए, क्लासेस के प्रिडिक्शन करना आसान हो जाए। 940 में से कहाँ से प्रिडिक्शन होगी? अगर मेरे पास दो क्लासेस हैं, लेट्स से ये कैट है कि नहीं है, ठीक है, बाइनरी क्लासिफिकेशन, तो मैं उसको डाटा को ले आऊंगा 0 से 1 के दरमियान। मैं कहूंगा अगर 0 से लेकर 0.5 के दरमियान वैल्यू आएगी तो ये कैट है। अगर 0.5 से लेकर 1 के दरमियान कोई भी वैल्यू होगी, इसका मतलब ये कैट नहीं है। इस तरह प्रिडिक्शन करते हैं। ये कैट है, दूसरे केस में कैट नहीं है। हमने एक्टिवेशन फंक्शन बेसिकली लगाना होता है डाटा को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। डाटा को ट्रांसफॉर्म क्यों करना है? नॉन लीनियरिटी हटाने के लिए। नॉन लीनियरिटी कहाँ पर हटाते हो आप लोग? जहां पर आपका क्लासिफिकेशन हो मेजोरिटी लिए सिस्टम। क्योंकि हमने पहले दिन से ये पढ़ रहे हैं कि मशीन लर्निंग के अंदर क्या होता है, आउटपुट अगर नंबर आ जाए तो रिग्रेशन, क्लासेस आ जाए तो आपका क्लासिफिकेशन। ठीक है, सॉफ्टमैक्स लगता है आपका मल्टीपल क्लासेस क्लासिफिकेशन के अंदर। सॉफ्टमैक्स क्या आपको कहते हैं कि यार आपको डिफरेंट तरह के प्रिडिक्शंस बता देता है कि लेट्स से अगर एक क्लास ए है, मेरे पास चार क्लासेस है। ठीक है, चार क्लासेस कौन कौन सी है कि यार ये इमेज मुझे बताओ कैट की है, डॉग की है, पेंगुइन की है, या एलिफेंट की है। सॉफ्टमैक्स क्या करेगा, पहले कैट की प्रिडिक्शन निकालेगा, एलिफेंट की प्रिडिक्शन निकालेगा, डॉग की प्रिडिक्शन निकालेगा, पेंगुइन की प्रिडिक्शन निकालेगा। उस पर से जो जो सबसे ज्यादा प्रिडिक्शन होगी वो उसको बता देगा कि ये है। सॉफ्टमैक्स आपका ये करता है। अगर इस सारी बातों को समझने के बाद, सुनने के बाद, अभी भी पहले मुझे ये बताएं कि यहाँ तक कोई कंफ्यूजन हो तो बताएं। क्लियर? अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि अगर मैं आखिरी लेयर के ऊपर एक्टिवेशन लगाऊं ही ना, कौन कौन से केसेस हो सकते हैं? कल ही पढ़ा था हमने ये चीज, तो क्या ना आप बताएं। थोड़ा फास्ट।
हाँ, बेस्ट एक केस रिग्रेशन, बेस्ट रिग्रेशन। दूसरा केस कल ही हमने डिस्कस किया था। अगर हमारा, इससे पहले एक और सवाल, करते हैं चीजों को। फातिमा आप बताएं कि मैं मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन करने लगा हूं, कौन सा लॉस फंक्शन यूज करूंगा? लॉस फंक्शन पता है ना? लॉस फंक्शन, लॉस फंक्शन, एक्टिवेशन फंक्शन और लॉस फंक्शन में आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, ना हो। लॉस फंक्शन, क्रॉस एंट्रोपी। अब क्रॉस एंट्रोपी लॉस फंक्शन हो तो एक्टिवेशन फंक्शन कौन सा यूज होगा? जानने कंफ्यूजिंग सवाल पूछ रहा हूँ ताकि आपकी चीजें क्लियर हो रही हो साथ साथ। अगेन मैं यही बार बार कह रहा हूँ कि ये चीज अगर आपकी क्लियर होगी तो आपकी डीप लर्निंग क्लियर हो जाएगी इंशाल्लाह। क्रॉस एंट्रोपी में लॉस फंक्शन यूज कर रहा हूँ, सॉफ्टमैक्स। तो जब भी, ये अंडरस्टूड सी बात है ना कि मैं अगर लॉस क्रॉस एंट्रोपी यूज करूंगा तो मेरा आखिरी लेयर के ऊपर सॉफ्टमैक्स लगेगा। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? तो जब भी आप क्रॉस एंट्रोपी का लॉस फंक्शन यूज करते हैं तो आखिरी लेयर के ऊपर आप एक्टिवेट या ना लगाएं, ऑटोमेटिकली वो सॉफ्टमैक्स लगा देता है आपको पाइटॉच। क्योंकि अभी आपने ही तो कंक्लूड किया है ना कि अगर मैं क्रॉस एंट्रोपी यूज करता हूँ तो सॉफ्टमैक्स लग जाएगा उसके ऊपर। क्लियर यहाँ तक? अब मुझे बताएं कि रिग्रेशन के केस के अंदर कौन सा, क्या कहते हैं, एक्टिवेशन फंक्शन यूज होगा आखिरी लेयर के ऊपर? लाइक आप बताएं, रिग्रेशन के केस के ऊपर कौन सा एक्टिवेशन फंक्शन यूज होगा लास्ट लेयर के ऊपर? रिग्रेशन के केस में नो एक्टिवेशन, बेस्ट। ठीक है, एक्टिवेशन कोई भी नहीं होगा। ठीक है। अब लॉस फंक्शन कौन सा यूज होगा? आप लोग इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं। मीन स्क्वेयर्ड एरर। ठीक है, बेस्ट हो गया, बेस्ट हो गया। बैक टू द टॉपिक। अब यहाँ पे मेरा मॉडल ट्रेन हो गया और मॉडल मेरा सेव भी हो गया ड्राइव के अंदर। अब मैंने मॉडल को चेक करना है यार कि मेरे पास मॉडल ट्रेन हो गया, इसकी एक्यूरेसी कितनी है, कि मॉडल एक्यूरेट कितना है। ठीक है, तो ये चीजें देखनी है। मॉडल की एक्यूरेसी पता लगेगा कि यार कितना एक्यूरेट मॉडल है मेरा। एक्यूरेसी भी तो पता होनी चाहिए ना, कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो उसके लिए क्या करते हैं हम, फंक्शन हम बना लेते हैं जो कि चेक कर रहा होता है एक्यूरेसी। ठीक है, वो क्या करेगा, लोडर लेगा और मॉडल लेगा इनपुट में। क्यों वो लोडर और मॉडल ले रहा है? क्योंकि क्या करेगा, वो मॉडल की एक्यूरेसी चेक कर रहा है और लोडर आपको लोड करके देगा डाटा। दैट्स इट। ठीक है, तो क्या कर रहा है ये, सबसे पहले कह रहा है कि नंबर हमें, एक्यूरेसी का फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल सी बात है ना कि जितने सैंपल्स हैं उस पर डिवाइड कर दो, एक्यूरेसी आ जाएगी। अब परसेंटेज किससे निकालते हैं? आपके एफएससी या बोर्ड में या कहीं पे भी नंबर आते थे। लेट्स से आपने 100 में से 100 टोटल नंबर थे, आपका 90 मार्क्स हैं, तो आपको उसको कैलकुलेट कैसे करते थे? यार 90 नीचे 100 लिखता था और मल्टीप्लाई बाय 100 कर देता था, इस तरह ही करते थे ना। परसेंटेज का फॉर्मूला यही होता है ना। तो परसेंटेज के फॉर्मूले के लिए, एक्यूरेसी निकालने के लिए मुझे क्या क्या चीजें चाहिए थी? टोटल और जितने करेक्ट है। तो हम यही चीजें निकाल रहे हो। ठीक है, हमने लूप लगाया। हमने क्या किया, विद टॉर्च डॉट नो ग्रेड क्या करते हैं? ठीक है, आपका कंप्यूटेशनल ग्राफ, कंप्यूटेशनल ग्राफ हमने उस दिन भी पढ़ा था कि फॉरवर्ड पास बैकवर्ड पास एक पूरा ग्राफ के फॉर्म के अंदर इसका रिकॉर्ड रख रहा होता है भाई, अपना न्यूरल नेटवर्क का। तो कंप्यूटेशन ग्राफ में आता है। अब मुझे प्रिडिक्शन नहीं करनी है यार, अब मुझे सिर्फ एक्यूरेसी चेक करनी है। ठीक है, अब मेरे पास लोडर आ गया। ठीक है, अब मेरे पास क्या कर रहा हूँ मैं, अगेन उसको डिवाइस के ऊपर कर लिया, अगेन उसको रीशेप किया, रीशेप इनपुट कर दिए मैंने। ठीक है, अगेन मैं स्कोर
अब मैं मॉडल को वो इनपुट दे रहा हूँ और स्कोर्स आ रहे हैं मेरे पास। इससे पहले हमने मॉडल डॉट इवैल वाली लाइन सीट कर दी। ठीक है, मॉडल डॉट इवैल आपको बताता है कि यार यहाँ पे से प्रिडिक्शन हो रही है, अब कोई वैल्यूज अपडेट नहीं होंगे या आपको कैलकुलेशन कुछ भी परफॉर्म नहीं होगी, अब मतलब ये वैल्यूएशन हो रही है तो आप चुपचाप करके बैठो, स्पून करो, चिल मारो, आपको कोई जरूरत नहीं है कैलकुलेट करने की। फॉरवर्ड पास में मैं जी कंप्यूट कर रहा हूँ, एक्टिवेशन लगा रहा हूँ, बैकवर्ड पास में वेट्स अपडेट कर रहा हूँ, बैकवर्ड प्रोपोगेशन कर रहा हूँ, तो ये करने की जरूरत नहीं है। अब सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, इवेल्युएशन कर रहे हैं। मॉडल डॉट इवेल आपको ये बता रहे हैं कि आपको ये चीजें करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब आपके पास लोडर आ गया है, लोडर आपको क्या दे रहे हैं, डाटा दे रहे हैं। ठीक है, अब ये क्या कर रहे हैं, डाटा उसको मिल गया, उसने आपको प्रिडिक्शन दे दी है, प्रिडिक्शन आपने क्या कर दिया, प्रिडिक्शन निकाली है, उसकी बेस पर सम करके आपने करेक्ट निकाल ली है। और प्रिडिक्शन अगर वाई है, फॉर एग्जांपल वाई हमारा क्या था, वाई हमारा क्या था, हमजा आप बताएं। सर आउटपुट। हाँ, अगर प्रिडिक्शन आउटपुट के इक्वल है तो मतलब वो करेक्ट है, ऑब्वियस सी बात है, उसको फिर हम सब करे जा रहे हैं। ठीक है, नंबर निकाल रहे हैं ना हम उसका करेक्ट सैंपल्स का, और नंबर ऑफ सैंपल्स अपनी एक्यूरेसी निकाल लिया, और ये एक्यूरेसी हमारे सामने आ गई। कोई कंफ्यूजन हो तो बताएं, हो तो कोई कंफ्यूजन हो तो बताएं, हो तो ये मैं आपके साथ शेयर की है, ये आपके साथ नोटबुक बड़ी काम आएगी आपके। किस पेज के ऊपर काम आएगी, कि जब भी आप अपना कोई भी प्रोजेक्ट बना रहे होंगे, या आप एज ए रेफरेंस इसको कोड को ऐसे ही उठा के इंपोर्ट कर सकते हैं और चीजें चेंज कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर। कोई कंफ्यूजन हो। ठीक है, अब मुझे आप सारे लोग बताएं कि आपने अभी तक मिड टर्म का प्रोजेक्ट सोचा है कोई। किस सेंस में, ईपॉक्स कितने चलाने पड़ते हैं। वही तो मैं कह रहा था, हम ग्राफ देख बना रहे होते हैं साथ साथ, जब तक ईपॉक्स चलाते रहते हैं, जब तक ग्राफ ट्रेन होता रहता है मॉडल, जब तक ग्राफ का आपकी ट्रेनिंग हो रही है, हो रही है, जिससे ट्रेनिंग रुक जाएगी ना तो ग्राफ आपका सीधा होने लग जाएगा, मतलब कि आपकी ट्रेनिंग यहाँ पे खत्म। इससे ज्यादा आपका लॉस मिनिमम हो ही नहीं सकता, वेट्स अपडेट करते रहोगे, सारी जिंदगी अपडेट करते रहोगे, बैकवर्ड प्रोपगेशन करे जा रहे हो सारी जिंदगी, लेकिन बैकवर्ड प्रोपगेशन से कुछ फर्क नहीं आ रहा वेट्स के अंदर। जैसे ग्राफ आपका लीनियर की तरफ जाना शुरू हो जाएगा, उसी टाइम आप अपने इपॉक्स रोक दोगे, सेव कर लोगे मॉडल। ठीक है, और ग्राफ किससे बनाएंगे, मैटप्लॉटलिब से बनाएंगे, पढ़ लिया हमने मैटप्लॉटलिब। ठीक है, अब मुझे ये बताएं कि आपने मिड टर्म के क्या प्रोजेक्ट सोचे हैं। किसी ने सोचे मिड टर्म के प्रोजेक्ट का आइडिया, किसी ने भी नहीं सोचा अभी। ये वीकेंड आ रहे हैं, वीकेंड तक सोच लें, और सबमिशन करानी है आपने वीकेंड के ऊपर कि आपके क्या क्या प्रोजेक्ट्स के आइडियाज हैं। इसका जितना अच्छा प्रोजेक्ट होगा उतना ही बेस कर रहे होंगे ऑब्वियसली। ठीक है, तो हम फर्दर कल डीप डाइव करेंगे फाइन ट्यूनिंग के अंदर। इसका आज मैं थोड़ा सा ना आपको अंदाजा देता हूँ कि फाइन ट्यूनिंग होती क्या है। ठीक है, इतने इतने अरसे से हम ना फाइन ट्यूनिंग के लफ्ज पढ़ रहे हैं कि फाइन ट्यूनिंग एक्चुअल में होती क्या है। ठीक है, तो अब आप ना थोड़ा मिड टर्म की तरफ वो हो जाए। अभी एक आपकी असाइनमेंट रहती है साइकिल टर्म की, डीप लर्निंग का, मतलब अभी तो जितनी चीजें पढ़ ली है तो डीप लर्निंग प्रेफरेबल है। ठीक है, डीप लर्निंग के अंदर आप करें, साइकिल लर्न की आपको असाइनमेंट मिलेगी एक। ठीक है, डीप लर्निंग के अंदर आपने कम्प्रिहेंसिव सा प्रोजेक्ट बनाना है, पता लगे कि आपने डीप लर्निंग या कंप्यूटर विजन भी डीप लर्निंग में आता है ना, कंप्यूटर विजन में भी बना सकते हो आप। कल हम कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क इन डेप्थ पढ़ लेंगे, इसको न्यूरल नेटवर्क किससे बनाते हैं, कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क किससे बनाते हैं, हो जाएगा आपका कवर। ठीक है,
उसके अलावा हमने ऑब्जेक्ट डिटेक्शन पढ़नी है। ऑब्जेक्ट डिटेक्शन का मतलब होता है कि यार ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट कर रहा होता है, सेगमेंटेशन कर रहा होता है। ठीक है, वो हम टच करेंगे। उसके बाद हमारा डीप लर्निंग प्लस कंप्यूटर विजन एंड हो जाएगा इंशाल्लाह। डीप लर्निंग तो हो गई थी, कंप्यूटर विजन भी हमारा एंड हो जाएगा। देन हम प्रॉपर स्टार्ट लेंगे जनरेटिव एआई की तरफ। लेकिन उससे पहले हम एक दिन का गैप रखेंगे, जिसके अंदर आपका ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे आपके आइडियाज की। ठीक है, कि जो जो आपने सोचा मिड टर्म के लिए, मिड टर्म हो रहा होगा ना आप लोगों का, तो ऑब्वियसली टाइम मिलेगा, क्या कहते हैं, प्रोजेक्ट सबमिशन का। लेकिन स्टिल हर बंदा अपनी चॉइस से बना रहा होगा, लेकिन वो चॉइस पहले डिस्कस करेगा फिर क्लास में आके, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर भी काम करना है, खाली लेक्चर सुनना नहीं है। क्योंकि आप जब क्लाइंट के साथ बात कर रहे होंगे तो प्रेजेंट करेंगे आप चीजें। ठीक है, क्लाइंट से अगर आप मीटिंग करेंगे इन द फ्यूचर, तो आप चीजें प्रेजेंट करके उसको बता रहे होंगे, यार हाँ मैंने ये इस तरह करना है, ये वाला प्रोजेक्ट है, मैं इसको इस तरह करूंगा एंड ऑल। लेक्चर मिस कर सकते हैं गेन आप, लेकिन वो आप अपने नुकसान कर रहे होंगे। ठीक है, और उसके मार्क्स होंगे ऑब्वियसली प्रेजेंटेशन के। तो मैं यूनिवर्सिटी में ज्यादा पढ़ाता हूँ, तो मैं यूनिवर्सिटी पैटर्न के ऊपर इन चीजों को लेके चलता हूँ, कि मिड टर्म भी ले रहा हूँ, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट भी ले रहा हूँ, ताकि आपको एक यूनिवर्सिटी की फील है कि यूनिवर्सिटी लेवल के आप काम कर रहे हैं। ठीक है, अंडरस्टूड। आपने संडे तक सोच लेना है कि क्या प्रोजेक्ट बनाना है, और उसकी प्रेजेंटेशन बना लेनी है, किस तरह करना है। ठीक है, कूल आइडियाज देखें क्या क्या हो सकते हैं। अब फाइन ट्यूनिंग का ना थोड़ा सा ना कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं हम। ठीक है, इसको कहते हैं ना तमहीद मान लेते हैं फाइन ट्यूनिंग के। फाइन ट्यूनिंग का कॉन्सेप्ट कहाँ से निकला था? अब हमने देखा था 2012 के अंदर ना वर्ल्ड डिवाइड हो गई थी। मतलब कि वर्ल्ड को डिवाइड कर दिया गया था कि 2012 से पहले वाली एआई, 2012 के बाद वाली एआई, 23 से पहले तक। अब कहते हैं 2023 से पहले वाली एआई, 2023 के बाद वाली एआई। फिर बूम आए थे ना ये दो, दो बड़े जंप्स आए थे। 2012 के अंदर कंप्यूटर विजन का एक आया था एलेक्सनेट मॉडल था वो, जो कि डिफरेंट लेयर्स के ऊपर ना, मैं नोट्स अगर पढ़ूँ ना मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, डिफरेंट लेयर्स के ऊपर ना ट्रेन किया गया था। आ, मेरे पास नोट्स थे, खैर मैं क्लासरूम में शेयर कर दूंगा। मॉडल बनाने का मकसद ये था, मॉडल बनाने का अगेन मकसद ये था कि प्री बिल्ड मॉडल्स, आप अपना मॉडल भी बना सकते हैं, राफे बना सकते हैं, हमजा, फातिमा, सुकैना, आप अपने अपने मॉडल बना सकते हैं। इतना बड़ा मॉडल, इतना बड़ा ट्रेन, सब कुछ करके ना लोगों ने रिसर्च करके रख दिए हैं आपके पास। और सारे मॉडल्स आप बताएं, लाइबा आप बताएं कि सारे मॉडल्स किधर पड़े हुए हैं? मॉडल्स किधर पड़े हुए हैं? हायरार्की देखी थी हमने। हायरार्की देखी है, तीसरा दिन हो गया देखते हुए हायरार्की। मॉडल्स, वो डाटा सेट्स पड़े हुए हैं। मॉडल्स मॉडल्स मॉडल्स। टॉर्च के अंदर तो मॉडल है ही नहीं, टॉर्च वीएन के अंदर है मॉडल। ठीक है, टॉर्च वीएन के अंदर मॉडल्स के अंदर सारे मॉडल्स पड़े हुए हैं। अब राफी आप मुझे बताएं एल्गोरिथम और मॉडल में डिफरेंस। एल्गोरिथम में और मॉडल में डिफरेंस बताएं। और मॉडल। बिल्कुल, मॉडल और एल्गोरिथम में ये फर्क होता है कि हम एक एल्गोरिथम एक फंक्शन डिफाइन करते हैं, जिस बेस के ऊपर ना वो प्रिडिक्ट कर रहा होगा, जिस बेस के ऊपर उसे प्रिडिक्शन करनी है। ठीक है, ये आपका एल्गोरिथम डिफाइन कर दिया। जब आपका वो ट्रेन हो जाता है ना एल्गोरिथम, तो वो एक मॉडल बन जाता है, ट्रेंड वर्जन उसका।
ट्रेन वर्जन का मतलब क्या है कि यार इसकी ट्रेनिंग हो गई है, अब ये प्रेडिक्शन देने के काबिल हो गया। ठीक है। जब आप बच्चे को यूनिवर्सिटी भेजते हैं तो वो स्टूडेंट होता है। जब वो यूनिवर्सिटी से बाहर निकल के आ जाता है उसको ग्रेजुएट कहते हैं, जब वो पास आउट होके आता है। यही फर्क है कि एल्गोरिथम और मॉडल के अंदर। तो मॉडल से यहाँ पे आपको मुराद है कि ऐसा एल्गोरिथम जिसके ऊपर काफी ज्यादा लेयर्स बना के रिसर्च करके डिफरेंट डेटा सेट्स के ऊपर ट्रेन कर दिया गया है, और वो आपको अवेलेबल हो रहा है। ठीक है। सबसे ज्यादा आप मॉडल यूज करेंगे रेजनेट। एलेक्सनेट आया था, ठीक है। डिव लीनेट आया था। रेजनेट है, काफी ज्यादा मॉडल है इस तरह के। ठीक है। एक इंटरस्टेलर मूवी आई थी, उस बेस के ऊपर हम इसको मॉडल्स को ना फाइन ट्यूनिंग का लेक्चर कल होगा हमारा फर्दर पाइटॉर्च के कॉन्टेक्स्ट में। उसके अंदर हम इसको फर्दर डीप डाइव करेंगे, चीजों को हिस्ट्री भी पढ़ेंगे। बड़ा बड़ा मजेदार कॉन्सेप्ट है। एक एक इंसेप्शन मूवी देख रहा था बंदा, उस इंसेप्शन मूवी से इंस्पायर्ड होकर उसने मॉडल बना के आपका मॉडल का नाम ही रख दिया हो। ठीक है। तो हम आगे पढ़ेंगे ये चीजें। इन शॉर्ट फाइन ट्यूनिंग का मैं कॉन्टेक्स्ट बताने बताने के लिए सब कुछ कर रहा हूँ। फाइन ट्यूनिंग ये होता है, फाइन ट्यूनिंग ये चीज होती है। अभी जो हम कर रहे हैं हम अपने मॉडल्स खुद बना रहे हैं। फाइन ट्यूनिंग का मतलब ये होता है कि यार मेरे पास प्री बिल्ट मॉडल्स पहले से अवेलेबल हैं। अब मैं क्या करूंगा, उस मॉडल्स को लेकर आऊंगा और उस मॉडल्स के ऊपर अपना डेटा सेट दूंगा, पास पास करूंगा और आउटपुट निकालूंगा। अब मैं रादर देन क्रिएटिंग माई ओन मॉडल, मैं पहले से प्री बिल्ट मॉडल्स को यूज करके अपने प्रिडिक्शन करूंगा। ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल इट्स लाइक कि यार इट्स लाइक कि अगर आपने पिक्चर एडिट करनी है तो आप फोटोशॉप को डाउनलोड करेंगे, पिक्चर एडिट कर लेंगे। या आप इस तरह करेंगे कि पहले आप फोटोशॉप को कोड करेंगे, सॉफ्टवेयर पूरा बनाएंगे, फिर उसके अंदर एडिट करेंगे। प्री बिल्ड एक चीज उठा के करेंगे ना, ये आपके लिए आसानी होगी। तो फाइन ट्यूनिंग क्या इतनी बड़ी मार्केट है ना, आपने जाके नेक्स्ट आपकी रिसर्च होगी। ये रिसर्च और असाइनमेंट में ये फर्क है कि असाइनमेंट तो आप सबमिट करा रहे होंगे ना, रिसर्च आप अपनी तरफ से कर रहे होंगे। रिसर्च कीजिएगा अपर के ऊपर जाके कि फाइन ट्यूनिंग का कितना काम है अपर के ऊपर। खत्म ही नहीं होता फाइन ट्यूनिंग का काम, इतना काम है। ठीक है। आगे हम जनरेटिव एआई में रैक पढ़ेंगे, चैटबॉट्स पढ़ेंगे। इसका काम इतना पड़ा है अपर के ऊपर कि खत्म ही नहीं होना, खत्म ही नहीं होता बंदे का काम। ठीक है। तो फाइन ट्यूनिंग ऑफ द मॉडल्स, हम मकसद ये है कि मॉडल प्री बिल्ट पड़े हुए, रेजनेट सबसे ज्यादा यूज कर रहे होंगे। इसके अलावा मॉडल्स बेतहाशा पड़े हुए हैं हगिंग फेस के ऊपर। मॉडल को उठाएंगे, उसको अपने डेटा सेट के ऊपर ट्रेन करेंगे। तो बेसिक तीन तरह का होता है। अगर आपका बहुत छोटा डेटा सेट है, ठीक है, तो आप कुछ लेयर्स को फ्रीज कर देंगे। ठीक है। और हम इसको फर्दर भी देखेंगे। अभी तक आप इतना हिसाब लगाएं, मैं कंफ्यूज नहीं करता चीज़ों को, कि अगर आपके पास मॉडल है ना इतना बड़ा, ठीक है, और आपके पास डाटा इतना सा है, तो आप सारे मॉडल को नहीं करोगे डाटा पास, कुछ लेयर्स को आप फ्रीज कर दोगे। फ्रीज का मतलब क्या है कि यार कुछ लेयर्स तो मैंने फ्रीज कर दिए हैं, अब बाकी जो लेयर है ना उसको चलाता हूँ मैं अपने डाटा के ऊपर, ताकि मेरे प्रिडिक्शन आ जाए। कॉन्टेक्स्ट क्या होता है इसमें, हम आपको सिर्फ आइडिया देना है फाइन ट्यूनिंग का। आइडिया क्लियर है यहाँ तक? ठीक, ओके। ओके, एक्यूरेसी भी चेक हो गई। आई वाज लाइक कि मैं आपको कॉन्वोल्यूशन नेटवर्क, खैर, अगेन, तो फिर आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। कल हम फाइन ट्यूनिंग के ऊपर मिलेंगे इंशाल्लाह, जिसके बाद हम फर्दर फाइन ट्यूनिंग के ऊपर करेंगे। नहीं तो कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क अगर आज पढ़ाया तो आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। अभी तक जितना हमने पाइटॉश पढ़ा है, क्लियर है आपको?
कोई सवाल है तो अभी कर लें। बार बार कह रहा हूँ कि जितना हमने 3 हफ्ते पढ़ा है, जितनी मेहनत हमने की है, रिग्रेशन, क्लासिफिकेशन, चीजें सारी किसी फायदे में नहीं होंगे अगर आपको पाइटॉर्च समझ ना आ रही हो। और पाइटॉर्च अगर आपको समझ आ जाए और पिछले चीजें ना की हुई हो, तो पाइटॉर्च किसी काम की नहीं होगी। ठीक है। ऑल क्लियर, सारी चीजें। अब आपने क्या करना है, सारे कॉन्सेप्ट मैंने कल भी कहा था, पढ़ के आने हैं सारी चीजें। ठीक है। मैं क्वेश्चनिंग करूंगा इंशाल्लाह कल के लेक्चर के अंदर। आज के लेक्चर में भी थोड़ी बहुत की है, कल के लेक्चर में इंशाल्लाह मैं प्रॉपर क्वेश्चनिंग कर रहा हूँ। और जो लोग रिकॉर्डेड लेक्चर्स ले रहे हैं, तो लाइव सेशन का यही फायदा था कि हमने क्वेश्चनिंग करनी है। ठीक है। तो कोई क्वेश्चन है? क्लियर? ऑल क्लियर? ठीक है। तो बेस्ट है। बाकी सेशन एंड करते हैं, और कल कॉन्वोल्यूशन नेटवर्क से स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। फाइन ट्यूनिंग।